तो कैसे हो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स के टूल को जानेंगे आज हम कि जो मल्टीमीडिया का सारा प्रोसेस होता है, किस तरह क्या चीज़ किस में एडिट की जाती है। इमेज एडिटिंग का अलग सॉफ्टवेयर आता है, 3D का अलग सॉफ्टवेयर आता है, वीडियो एडिटिंग का अलग सॉफ्टवेयर आता है। ठीक है, तो आज हम इन सब सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानेंगे कि किस तरह से एक मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर टूल्स के थ्रू अपना वर्क करते हैं और आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ठीक है, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो सबसे पहले आता है द बेसिक टूल, पेंटिंग एंड ड्राइंग टूल। ठीक है, ये भी एक मल्टीमीडिया के अंदर आ जाता है। कोई भी ड्राइंग सही, कैसा भी कोई डिज़ाइन सही, सब मल्टीमीडिया के अंदर आ जाता है। तो आपने जैसे 10th 12th में देखा ही होगा कि जब आप अपने स्कूल्स वगैरह जाते होंगे तो वहाँ पर मल्टीमीडिया इस तरह से आपको चीज़ें ड्राइंग करने के लिए दिखाई जाती होंगी। जब आपको याद होगा तो आप 7th 8th में पढ़ते होंगे, तब भी आपको ये चीज़ें ड्राइंग्स वगैरह दिखाई जाती होंगी। या फिर आज अपने छोटे बच्चे की बुक में भी आप देखते हो तो वो उसके भी पहले एक हल्की सी ड्राइंग बनी होती है, तो वो क्या करता है, कलर फिल करता है। यानी कि पूरा एक बेसिक बेस होता है कि बच्चे को बड़े छोटे से बड़े तक लेवल पे ले जाने के लिए। तो देखिए अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, ब्रश हो सकता है और ब्रश पैलेट हो सकती है, कलर पैलेट हो सकती है, ट्यूब हो सकते हैं और वाटर कलर हो सकते हैं या फिर सूखे कलर हो सकते हैं जिनको हम पानी में मिला के अपना कोई ड्राइंग वगैरह करते हैं। तो आपने देखा होगा बड़े बड़े आर्टिस्टों को कि कहीं लाइव वो कोई चीज़ बना रहे होते हैं। जैसे ताजमहल है, ताजमहल के सामने आपने मूवी वगैरह में देखा होगा एक बड़ा सा पैनल होता है, इन पर एक स्लॉट होता है जिस पे वाइट कलर का पेपर होता है, वो उस पर अपनी पूरी ड्राइंग कर रहे होते हैं कलर्स के थ्रू। ठीक है, तो एक पेंटिंग में भी ड्राइंग्स में मल्टीमीडिया का एक पार्ट चलता है जो कि आपको जैसे कि इस इमेज में आप सामने दे पा रहे हैं इन सभी टूलों से प्रोवाइड होता है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोसेस है एक बेस को संभालने के लिए। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखिए द बेसिक टूल में ये भी आता है आपका एक 3D मॉडलिंग एंड एनिमेशन। ठीक है, जो एक 3D मॉडल आप देख रहे हैं, ये मॉडल बनाया गया है 3D, इसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग की गई है। देखिए 3D के काफ़ी सॉफ्टवेयर आते हैं। जो मेन सॉफ्टवेयर है वो है आपके 3D मैक्स, 3D माया, और उसके बाद अगर आपको टेक्सचरिंग वगैरह करनी है तो उसके लिए ZBrush सॉफ्टवेयर आता है। तो ये आपके सामने पैनल है, ये है ब्लेंडर का। ब्लेंडर भी काफ़ी हद तक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है किसी भी 3D मॉडल को करने के लिए। तो 3D मॉडल का मैंने बताया था, 3D मॉडल को हम 360 डिग्री पर इजीली देख सकते हैं। जो कि 3D मॉडल में आजकल मूवियाँ वगैरह बनती हैं और आपके कार्टून्स वगैरह बनते हैं, वो सारे आते हैं। ठीक है, तो देखिए जब मैंने बताया 3D मैक्स जो है वो ज़्यादातर आर्किटेक्ट लोग यूज़ करते हैं कि घर वर की डिज़ाइन करने के लिए उस पर लाइटिंग टेक्सचरिंग होती है। माया जो होता है बड़े बड़े स्टूडियो जो होते हैं जहाँ पर 3D का पूरा काम चलता है। कोई कार्टून को कैसे कैरेक्टर में लाना है या फिर कोई कार्टून बेस है कि क्या करना है, उसका रिगिंग कैसे करनी है, तो वो पूरी एक चीज़ देखते हैं। अगर मान के सपोज चलिए कोई नया कार्टून बनाने की कोई कोशिश कर रहा है तो उसका क्या होगा, पहले एक लाइव बंदे की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी, उसके सारे मूवमेंट वो कैप्चर करते हैं कि उसका हाथ कितना स्मूथ जा रहा है या उसका पाम कैसा स्मूथ जा रहा है, उसकी गर्दन किस तरह स्मूथ हो रही है। ठीक है, तो उसी तरह से वो सारी चीज़ें प्रोसेस में आती हैं। जब वो उस चीज़ को गेन कर लेते हैं यानी कैप्चर कर लेते हैं, फिर वो सॉफ्टवेयर में ले जाके उसी तरह उसका मूवमेंट कराते हैं। सपोज़ एकदम किसी ने अगर कोई बंदा बैठ रहा है तो बहुत स्मूथली बैठेगा, ऐसा तो नहीं है ऊपर से धड़ाम से गिरेगा। ठीक है, वो तो नहीं हो सकता। उसके बाद जो है फिर वो उसी चीज़ को प्रोसेस में लाते हैं। तो ये सारे मॉडल पहले मॉडल क्रिएट किए जाते हैं हर चीज़ के, जैसे कोई भी हो, स्पाइडरमैन हो या फिर सुपरमैन हो, थॉर हो, थानोस हो, ये सब मॉडल 3D में बनाए जाते हैं। तो आजकल तो काफ़ी 3D मूवी भी आ रही हैं। अगर किसी को पता हो तो आप ब्रेक डाउन देखना कि किस तरह CG चलता है। ठीक है, CG एक पूरा पार्ट होता है 3D को कि किस तरह हमें पहले उसको एक रफली स्केच दिया जाता है, रफली एनिमेशन कराया जाता है कि किस तरह से वो चीज़ क्या होने वाली है। ठीक है, तो ये सब एनिमेशन एक पार्ट होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी सॉफ्टवेयर में जाने के लिए मल्टीमीडिया के थ्रू जो चलते हैं सारे के सारे, जो हमको काफ़ी अच्छे सोर्स देते हैं किसी भी चीज़ को देखने के लिए। अगर हम गेम की बात करें तो देखिए पहले पुराने जमाने 8 से 8-10 साल पहले किस तरह गेम आते थे जिनके ग्राफिक्स कैसे होते थे, बट अब एकदम हाई क्वालिटी में गेम आते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस तरह का। जैसे PS4 के गेम होते हैं, आप देखना PS4 के गेम यूट्यूब पे, तो वो बहुत ऐसे होते हैं रियलिटी बिल्कुल। ठीक है, तो ये सब सारा 3D का मॉडल है। और ये जो सामने आप मॉडल देख रहे हैं अपनी इमेज में, और इसका जो सॉफ्टवेयर है वो ब्लेंडर है, ये ब्लेंडर में बनाया गया है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो देखिए अब आता है आपका द बेसिक टूल में नेक्स्ट इमेज एडिटिंग टूल। ठीक है, इमेज एडिटिंग टूल
सबसे बड़ा जो इमेज एडिटिंग टू सॉफ्टवेयर है वो है फ़ोटोशॉप। फ़ोटोशॉप के मुकाबले कोई भी सॉफ्टवेयर्स नहीं है। और आपका फ़ोटोशॉप 26 लैंग्वेजेस में आता है हर एक कंट्री में, जो है ना। तो इसमें आप हर तरह का फ़ोटो ऐड कर सकते हैं, मैनिपुलेशन कर सकते हैं, डिजिटल पेंटिंग बना सकते हैं, या कोई भी, जैसे आप अपना फ़ोटो कहीं से अपना स्किन पर अगर आपके पिंपल्स हो गया है वो चीज़ हटा सकते हैं, रिटच कर सकते हैं। जैसे आप इंस्टाग्राम वगैरह पर मॉडल्स वगैरह के फ़ोटो देखते हैं, उनके चेहरे पर एक भी रिंकल्स नहीं आती। तो ये फ़ोटोशॉप काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर है और आज तक मार्केट में इसकी टक्कर का कोई सॉफ्टवेयर तो आया ही नहीं है। अगर आपको कलर करेक्शन करना है, जैसे कि फ़ोटो वगैरह पर कलर करेक्शन आते हैं, तो उसके लिए एक लाइट रूम सॉफ्टवेयर आता है, वो बहुत अच्छा होता है कलर करेक्शन के लिए। हालांकि हम फ़ोटोशॉप में भी कर सकते हैं वो चीज़, बट लाइट रूम और फ़ोटोशॉप में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि सिर्फ वो कलर करेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। फ़ोटोशॉप फ़ोटो एडिटिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर है, पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर, रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि मैं आपके पहले लेक्चर्स में बता चुका हूँ। तो अब रास्टर बेस की हम बात करते हैं, तो इनमें काफ़ी सारी डिज़ाइनें आ सकती हैं। तो फोटोशॉप की आप डिज़ाइन देखना, 3D पॉपअप आर्ट, है ना। तो कोई मूवी पोस्टर बनना हो तो हम फोटोशॉप में बना सकते हैं, जो डिजिटली जाता है। उसके बाद कोई सोशल मीडिया पोस्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं आपके एक फ़ोटोशॉप के, और फोटोशॉप इंडस्ट्री में बहुत अच्छा यूज़ होता है। देखिए 3D मॉडल जब आर्किटेक्ट 3D में अपना वर्क कर लेते हैं तो फोटोशॉप में उसको रिफ़ाइन करने आते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं अमेजोन की। अमेजोन पर जब कोई प्रोडक्ट सेल होता है तो पहले उसकी फ़ोटो खींची जाती है, फिर उसको अच्छे से प्योरीफाई किया जाता है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। जैसे कि हम देखते हैं ड्रेस बहुत अच्छी है, जब आती है तो कभी कभी ऐसा लगता है अरे देखने में कितनी अच्छी थी, बट यहाँ पर वो बिल्कुल ही बेकार है, लाइक मज़ा नहीं आ रहा देखने में, तो बहुत लोग रिटर्न भी करते हैं उस चीज़ को। तो फोटोशॉप से आप काफ़ी हद तक बहुत चीज़ें अच्छी अच्छी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि फ़ोटोशॉप एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर, फ़ोटोशॉप अगर आप सीखते हैं तो बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है एक इमेज एडिटिंग टूल्स के हिसाब से। तो इसमें इतने सारे टूल हैं कि आप जब सीखोगे तो बहुत डीप चला जाता है ये, और काफ़ी अच्छा है आज की डेट में। आप कुछ भी कर सकते हो फ़ोटोशॉप के थ्रू, अपने गर्दन हटा के किसी का लगा सकते हो, किसी मॉडल्स पर अपनी गर्दन लगा सकते हो, जो काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि हम सामने देख पा रहे हैं, देखिए जैसे एक इमेज है, ये पूरी मैनिपुलेटेड की गई है। मैनिपुलेशन का मतलब होता है 4-5 इमेजों को जोड़ के एक नया सीन क्रिएट कर देना, ठीक है। तो जैसे ये फायर है, फायर वगैरह आराम से आपकी फ़ोटोशॉप वगैरह सॉफ्टवेयर में लग जाती है। तो ये काफ़ी हद तक बहुत, और इसके टक्कर का आज तक मार्केट में कोई एडिटिंग इसके अलावा तो आया नहीं है, ठीक है। हालांकि लाइट रूम की तरह फ़ोटोशॉप में भी कलर करेक्शन होता है, उसके प्रीसेट आते हैं बने बनाए, तो आप उनको अप्लाई करिए और अपने फ़ोटोज़ पे कलर करेक्शन करिए। जैसे कि आपने देखे भी होंगे कलर करेक्शन के काफ़ी हद तक फ़ोटो, ठीक है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका साउंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर। ये आता है, ये एडोबी का सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप, और ये साउंड का, इसका नाम है एडोब ऑडिशन, ठीक है। ऑडिशन में क्या काम करते हैं कि जैसे आप अपना कहीं घर पे कोई चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हो, किसी के पीछे से बोलने की आवाज़ आई या फिर कोई और उसमें दिक्कत आई, तो आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू उस चीज़ को हटा सकते हैं अपनी वॉइस में से। तो यानी कि आपकी वॉइस एकदम क्लियर हो जाएगी। और ज़्यादातर स्टूडियो, फिल्म, मूवी इंडस्ट्री में ज़्यादातर इसी सॉफ्टवेयर का टूल का यूज़ होता है, जो कि इमेज वगैरह रिमूव की जाती है। जैसे कि जब फिल्म शूट होती है तो उनकी रिकॉर्डिंग एक माइक के थ्रू अलग चलती रहती है। जैसे कि मान के चलिए रोड पर कहीं शूटिंग हो रही है तो वहाँ तो बहुत क्राउड होगा, अगर आप अपना मोबाइल ले जाके रोड पर अगर हल्की सी वीडियो भी बनाएंगे तो कितने ट्रैफिक की आवाज़ आएगी, वो सब इसी के थ्रू निकाला जाता है। उसमें से जितनी भी एरर आता है आवाज़ का आता है, तो सबसे पहले वीडियो रिकॉर्ड की जाती है और उसके बाद ऑडियो अलग रिकॉर्ड की जाती है साथ में। अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो फिर वो बाद में उसको बैठ के काफ़ी हद तक बहुत प्योरीफाई करते हैं। और इसमें ये बहुत एक बहुत एडवांस लेवल का सॉफ्टवेयर है एडोब ऑडिशन। ये भी काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है किसी भी ऑडियो की आवाज़ वगैरह रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो हम देख पाते हैं कि जब कभी कभी कोई ब्लॉग डालता है तो उसकी आवाज़ में पीछे सराउंड होता है या फिर बड़ा एरर आता है। हो सकता है मेरी भी किसी वीडियो में ऐसा हो कि जहां आवाज़ थोड़ा सा दिक्कत हो, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर जब यूज़ करके अपने ऑडियो वगैरह डालते हैं तो काफ़ी हद तक बहुत चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बोल रहा है, पीछे से आवाज़ आ रही है, किसी का चमचा गिर रहा है, क्या हो रहा है, कोई चीख रहा है, और हो सकता है आपको उस चीज़ में एरर हो। कोई मूवी हो, मूवी में आपको अगर आवाज़ ठीक ना है, जैसे कि हम मान के चलिए कोई नई मूवी आती है जब हॉल की PVR की डबिंग आती है तो आपको मज़ा नहीं आता वो चीज़ देखने में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें प्रोसेस होती हैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक। तो ये साउंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका नाम ऑडिशन है, और आप इसमें अपने किसी भी तरह के साउंड को रिमूव कर सकते हैं और अपनी ऑडियो को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं।
जैसे कि एकदम क्लियर मान के चलिए आपने अपनी किसी कंपनी की पीपीटी बनाई और आप एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जैसे गूगल में काम करते हैं, वो आपसे बोलो आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके कुछ चीज़ हमको प्रेजेंट करो। वहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोग आए हुए हैं, एक से एक बड़े। तो ऐसा तो है नहीं कि उसमें कोई फ़ोन की ये घंटी बजी या मैसेज आया, पीछे से बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है आपके, ऐसा तो नहीं चाहेंगे ना, क्योंकि सब लोग उस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट होंगे। तो ये काफ़ी चीज़ हद तक अच्छा रहता है ये चीज़ कि हम इन चीज़ों को रिमूव कर पाएँ। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो ये इसका नाम ऑडिशन है, आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो यूट्यूब पर देखिए किस तरह से एक आवाज़ को रिमूव वगैरह किया जाता है, किस तरह से एक स्टूडियो में इसका वर्क होता है। जैसे कि अब ये सामने आप देख पा रहे हो ग्रीन लाइन, ये ग्रीन तरह की वेव है, ये एक उनकी प्योर वीडियो है, वॉइस है, और जो ये वाइट कलर में ग्राफ आ रहा है ये उस चीज़ को काटना चाह रहा है। उसने दिखाया कि मेरी इतनी ऑडियो बेकार है तो मैं इसको यहाँ से निकाल दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रेजेंट कर रहा है। तो ये उसका इंटरफेस होता है किसी भी सॉफ्टवेयर का, ऑडिशन का। ठीक, तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। उसके बाद आते हैं बेसिक टूल में एनिमेशन वीडियो, जो कि आपकी कार्टून वगैरह देखते हैं, जैसे कि आप सिंचैन देखते हैं पुराने के ज़माने के, सिंचैन हो गया, टॉम एंड जेरी हम देख लेते हैं। तो देखिए उनमें क्या होता है, पहले ज़माने में क्या होता था, पहले स्टूडियो में, कि अगर मान के चलिए फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन होता था। फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन क्या है कि उन्होंने एक पेज पे एक बंदा बनाया, सेकंड पेज पे सेकंड बंदा चल रहा है, तो इस तरह से कम उनके पास 1000-2000 फ्रेम होते थे। फिर वो इस सॉफ्टवेयर में जाकर ड्रॉ करते थे, उन पर पूरी स्केचिंग वगैरह की जाती थी, फिर फ्रेम बाय फ्रेम उस चीज़ को एनिमेशन दिया जाता था। तो एनिमेशन के भी काफ़ी सॉफ्टवेयर है, जैसे इसका नाम है, ये भी एडोबी का है, जो आप इंटरफेस सामने देख रहे हैं, एडोब का एनिमेट सीसी नाम से सॉफ्टवेयर आता है। इसके बाद आता है एक, पहले क्या था कि स्केचिंग करते थे, बट अब सॉफ्टवेयर बहुत अपडेट हो गए। उसके बाद आता है स्केचअप। ठीक है, स्केचिंग करके एक सॉफ्टवेयर आता है। तो स्टोरी बोर्ड आता है। स्टोरी बोर्ड में क्या होता है कि हमको पेज ख़राब करने की ज़रूरत नहीं होती, हम वहीं पर स्लाइड बाई स्लाइड अपना स्केचिंग कर सकते हैं पेन टैब से। और पेन टैब क्या होता है, एक डिजिटली एक पेन टैब होता है, एक पेंसिल होती है, तो हम उससे ड्रॉ करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आप देखना पेन टैब क्या होता है आपको पता चल जाएगा। एक स्क्रीन वाला आता है, एक अनस्क्रीन वाला आता है। तो हम स्टोरी बोर्ड में क्या करते हैं, मान के चलिए हमारा 20 सीन है। ठीक है, एक हमने 20 सीन का कोई एनिमेशन बनाया, तो हम उसमें ड्रॉ करते चले जाएंगे। जो ड्राइंग है हम इस सॉफ्टवेयर में लाएंगे, इसमें कलर भरेंगे, फिर उसी हिसाब से इस चीज़ को एनिमेशन देते जाएंगे। इससे एक एडवांस आता है टून बॉम हार्मनी बहुत एडवांस सॉफ्टवेयर है, उसमें और काफ़ी डीप एनिमेशन होता है। तो एक ये वाला 2D फ्लैट एनिमेशन है जो पहले चलता था। ठीक है, तो जैसे सिंचैन हो गया, डोरेमोन हो गया, ये सब कार्टून इसमें सीसी में एनिमेट किए जाते थे। तो ये भी काफ़ी डीप सॉफ्टवेयर है आज की डेट में, और ये अभी भी इंडस्ट्री में यूज़ होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये यूज़ नहीं होता, काफ़ी ट्रेंड में है ये भी सॉफ्टवेयर। तो टून बॉम हार्मनी और एनिमेट सीसी दोनों ही ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपको अच्छी चीज़ प्रोवाइड करते हैं एनिमेशन में, जो कि अभी भी आप देखते हो कहीं कहीं 2D फ्लैट एनिमेशन के एनिमेशंस। तो एनिमेशंस क्या होता है कि रनिंग होती है किसी चीज़ की, जो हम देखते हैं कि किस तरह पॉपअप करके आ रहा है, किस तरह कोई चीज़ फ्लिप करके आ रही है, कोई कार्टून है किस तरह वो घुमा है या क्या हुआ है। ठीक है, तो ये होता है। बट हम 2D में क्या है कि 2D में हम 360 डिग्री वो चीज़ नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एक आता है आपका द बेसिक टूल में डिजिटल मूवी टूल। अब डिजिटल मूवी टूल्स में क्या हो सकता है कि देखिए, जैसे ही आप सामने कैमरा देख रहे हैं, ठीक है, तो कैमरे में काफ़ी चीज़ें आती हैं, जैसे कि एक जो आजकल की मूवियाँ हैं वो कैमरे, जैसे रेड कैमरा हो गया। और मैं आपको बता दूं, रेड कैमरा बहुत बड़ा छोटा कैमरा होता है। जैसे ये बहुत छोटा सा कैमरा है, बट इस पर जो इक्विपमेंट लगे हैं उसकी वजह से आपको ये दिख रहा होगा कि ये कितना बड़ा कैमरा है। रेड कैमरा स्टार्टिंग होता है 30-40 लाख से और करोड़ रुपए तक का हो सकता है। ये हो सकता नहीं है, होता ही है। ठीक है, बेस मॉडल इसका 30-40 लाख रुपए से स्टार्ट होता है। तो अब क्या होता है, जब ये वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, पहले क्या होता था, पहले अलग कैमरे होते थे, क्योंकि ये कैप्चर करके, ये भी एक टूल्स है डिजिटल जो कि चीज़ों को कैप्चर करता है। ठीक है, तो पहले की, अब मान के चलिए इसकी 100 GB की कोई फ़ाइल है। अब इंडस्ट्री में ऐसे चीज़ें आ चुकी हैं, सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं कि 100 GB फाइल को 50 GB कर सकते हैं, बट वो क्वालिटी लॉस नहीं करते अपनी, उनकी क्वालिटी इतनी रहती है, यानी कि साइज़ छोटा हो जाता है। और क्या होता है उसका, जैसे हम कहीं अपलोड करते हैं वो इजीली हो जाता है। तो देखिए रेड कैमरा आता है, इससे ऊपर एक एरी आता है, एरी कैमरा आता है, वो उससे और महंगा आता है, वो करोड़ों में ही होता है। तो आप सर्च करके देखिए एरी कैमरा और रेड कैमरा क्या होता है क्या नहीं होता है, इन पर कैसे इक्विपमेंट लगते हैं और किस तरह इनसे इंडस्ट्री चलती है।
ठीक है। तो आजकल वेब सीरीज़ हो गई, हॉलीवुड मूवी हो गई, तो उनमें रेड कैमरा और एरी कैमरा का काफ़ी अच्छा यूज़ किया जाता है, जो कि आप पिक्चर क्वालिटी 4K वगैरह में देखते हैं तो एरी वगैरह वही काम करते हैं जो 4K 8K में जाते हैं। तो रेड वगैरह कैमरा ये वही काम करते हैं जो मूवी शूट, अगर कैमरा ना हो तो आपका मूवी शूट तो हो ही नहीं सकता, तो कोई मतलब ही नहीं। अगर आपके पास बिना कैमरे वाला फ़ोन हो तो वो किस तरह चलेगा फिर, वो तो आप फ़ोटो खींच नहीं पाएंगे। जैसे नोकिया 1600 था पहले, तो वो कोई डिजिटली तो था नहीं, सिर्फ नॉर्मल उसकी स्क्रीन डिजिटली थी, बट ज़्यादा डीप तो डिजिटली नहीं था कि आप उससे फ़ोटो नहीं खींच सकते थे, वीडियो नहीं बना सकते थे। तो आज की डेट में कैमरा एक ऐसी चीज़ है कि हर बंदे को आज की डेट में कैमरा चाहिए, अपना फ़ोटो खींचने के लिए अच्छी क्वालिटी में, और हर चीज़ करने के लिए, ब्लॉग बनाने के लिए। पर मोबाइल भी आजकल कंपनियां भी क्या कर रही हैं कि मोबाइल भी बहुत अच्छे से उनके कैमरा को मतलब दे रही हैं कि ये हमारा फीचर्स इतना अच्छा है कि इसका इतना मेगापिक्सल है, 4 वाइड एंगल वाइड, ये सब उसके थीम्स आते हैं कि कितनी दूरी पर उस चीज़ को कैप्चर करना है, कितना नहीं करना। तो देखिए ये पूरा एक रोबोट कैमरा, रोबोट के ऊपर ये कैमरा लगा रखा है इक्विपमेंट। तो हो सकता है किसी मूवी की शूटिंग हो या किसी स्टूडियो में कोई मॉडल शूट हो या फिर कोई और शूट कर सकता है। तो इस पर आप ध्यान देंगे तो ऊपर रेड भी लिखा हुआ है, जो कि एक कंपनी का नाम है। ये कंपनी का नाम है रेड, जैसे कैनन का नाम है, निकॉन का नाम है, तो ये तो बहुत एडवांस लेवल का, वर्ल्ड में तीसरे नंबर का कैमरा है रेड। और एक एरी आता है, एक एरी से ऊपर भी आता है, उसका नाम मुझे शायद ध्यान से उतर रहा है। तो ये 2 कैमरे मुझे पता है, ठीक है। तो एक और आता है, और जो एरी कैमरा है सबसे बड़ा, वो ऑल ऑफ वर्ल्ड में 3-4 कैमरे हैं, उनको कंपनी ने 3-4 ही बनाए, लोग उनको खरीद भी नहीं पाते, इतनी उनकी कॉस्ट होती है 10-12 करोड़। तो वो क्या करते हैं, रेंट पे उठा लेते हैं, ठीक है। और जैसे रेड कैमरा है उसका रेंट तो बहुत होगा, बट रेड कैमरा अगर 30-40 का बेस मॉडल है तो उसका एक दिन का रेंट, चाहे आप 1 घंटे यूज़ करो चाहे आधा घंटे यूज़ करो, उसका एक दिन का रेंट 30 से 40 हज़ार रुपये आ सकता है और आता है, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चूजिंग सॉफ्टवेयर यूजेबिलिटी, यानी कि शुड हैव ए कैपेबिलिटी टू डील विद ए वेरिएंट ऑफ टेक्स्ट, इमेज, वीडियो एंड साउंड फॉर्मेट विद द प्रीसियस एंड ईजी। तो यानी कि वो ये कह रहा है कि जो भी आप यूजेबिलिटी करते हो किसी चीज़ को यूज़ में लाते हो, तो आपके इमेज वगैरह इतने प्रॉपर होने चाहिए, वीडियो एकदम हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, अगर उसमें साउंड रिकॉर्डर भी लगा हुआ है तो इतना अच्छा साउंड रिकॉर्डर होना चाहिए कि वो आपको दूरी से भी कैच कर ले आपकी वॉइस को, ठीक है। अगर आप किसी वीडियो पर टेक्स्ट वगैरह इंट्रो वगैरह देना चाह रहे हैं तो ऐसा ना हो कि वीडियो आपकी ब्लर हो, टेक्स्ट दिख रहा हो। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, आपको देखने पड़ेंगे किस वेरिएंट में आपको लेना है। अगर आप मान के चलिए किसी नॉर्मल कैमरे से फ़ोटो खींच रहे हैं जिसकी कीमत 10-20 हज़ार रुपये, वीडियो बना रहे हैं और एक बना रहे हैं आप कैनन के 1-1.5 लाख रुपए से, तो क्वालिटी किसकी अच्छी आएगी, लोग किस वीडियो को अच्छा प्रेफर कर पाएंगे। आजकल जो मूवियाँ आती हैं उनमें अगर आपको ऐसी लो क्वालिटी की मूवी देखना पसंद करते हैं आप, नहीं ना, तो आप चाहते हैं आप HD क्वालिटी में देखें, अच्छा उसका पूरा वीडियो हो, ऑडियो अच्छी हो, जो भी उसमें सारा प्रोसेस होता है वो एक अच्छा हो, ठीक है। एनिमेशन, सेकंड टॉपिक इज़ एनिमेशन। तो एनिमेशन शुड हैव वाइड रैगिंग कैपेबिलिटीज़ इन टीम्स इन इंटरेक्टिव सिमुलेशन, मीडिया सपोर्ट, एनिमेशन बटन, इलस्ट्रेशन, मैप, ETC। जब आप एनिमेशन करना चाह रहे हो तो उनकी सारी कैपेबिलिटी एक तरफ से अच्छी होनी चाहिए, उनका सारा सिमुलेशन, मतलब कि किस तरह से वो चलता है, लोगों को ऐसा ना लगे एनिमेशन देखते टाइम, किसी कार्टून को चलते टाइम, अरे ये एकदम ऐसा चल रहा है, बेकार सा स्ट्रेट चल रहा है, कोई स्मूथनेस नहीं है इसके वॉकिंग में। अगर एक बात बताओ, अगर आप सीधा चलो, आप अपने पैर फोल्ड ना करो और बिल्कुल स्ट्रेट पैरों को चला के चलो तो क्या होगा, ठीक है। तो किस तरह से आपकी चलने की एकदम चलगत आएगी, वो बहुत बेकार लगेगा। तो वही बता रहा है वो कि मीडिया में जो भी है एनिमेशन का जितना भी पार्ट है एकदम स्मूथ चलना चाहिए, हर चीज़ की कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हाँ ये मार्केट में चलेगा या नहीं। इलस्ट्रेशंस आपकी इतनी प्यारी होनी चाहिए कि बंदा उस चीज़ को देखे। अब देखिए मोटू पतलू की इलस्ट्रेशंस कितनी प्यारी हैं, और भी बच्चों के कार्टून आते हैं, शिवा आता है, तो उनकी इलस्ट्रेशंस बहुत प्यारी हैं कि बड़े लोग तक उन चीज़ों को देखते हैं। अब जैसे न्यूज़ चैनल में आज तक वगैरह आता है, जब कोई न्यूज़ चालू होती है तो 3D में वो सब चीज़ घूम के आती है, क्या आता है चैनल ये न्यूज़ है ना। तो और बहुत चीज़ें होती हैं ऐसी एनिमेशंस में। जब मान के चलिए आप गेम खेल रहे हैं तो उनके बटन ऐसे प्रॉपर सेट होने चाहिए, पॉपअप करते हुए दिखने चाहिए। अगर ऐसा हुआ कि आप गेम खेल रहे हैं उसके बटन आपको दिख ही नहीं रहे हैं कि मुझे कहाँ से प्ले करना है, कहाँ सेटिंग करनी है, एक दूसरे में घुसे पड़े, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत एरर क्रिएट कर सकती है उस चीज़ में, ठीक है ना। तो ये भी एक उसका नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। तो एनिमेशन इज़ ऑलवेज रनिंग ए स्मूथ वे, तो तब आपको वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगेगी। मान के चलिए आप PUBG गेम खेल रहे हैं,
पबजी गेम में जितना भी टेक्स्ट लिखा आता है मैप ये सब उल्टे सीधे हों और विजिबल ना हो तो आप कुछ चीज़ कर पाएंगे। आप बंदूक की गोली चलाते हैं तो वहाँ भी एक साइन आता है पॉपअप करा हुआ, बड़ा प्यारा लगता है वो भी जब गन हम चलाते हैं। वो साइन ऐसा हो कि आप देखो क्या स्क्रीन में कहाँ है कहाँ नहीं है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, उसका देखिए पबजी का कितना प्यारा एनिमेशन है कि कितने लोगों को वो अच्छा लगा। ठीक है, तो ये चीज़ एक सारा प्रोसेस होता है एनिमेशन के अंदर। नेक्स्ट चला जाती है स्मूथनेस, शुड हैव एंटी एलास्टिक फीचर मीनिंग ऑल द लेटर ऑफ इमेज एजेस आर स्मूथ। उसके जैसे कोई कार्टून कैरेक्टर है, उसका अगर एक हाथ है तो इतना स्मूथ होना चाहिए कि एकदम बढ़िया लगे। जैसे बॉल आती है, गोल बॉल आती है, एक स्माइली बॉल आती है जो स्ट्रेस को दूर करती है, हम उसको देखते हैं तो क्या होता है, अगर वही सपोज़ एक हाथ में आपके बॉल हो, एक हाथ के में आपके पत्थर हो, तो आप किसको दबाना पसंद करेंगे? बॉल को। ठीक है, तो इसी तरह वो कह रहा है कि हर चीज़ में एक बहुत प्यारी स्मूथनेस होनी चाहिए जो देखने में बड़ी अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, अब जैसे मूवियों में फाइट होती है वो सीधी सीधी फाइट करे जाएं, बस कंधे से कंधे मार के आपस में लड़े चले जाएं, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा ना जब तक वो हाथ पैर एकदम स्टंट नहीं करेंगे, ऊपर से फ्लिप नहीं करेंगे या एकदम से अच्छे से स्टंट करके फाइट नहीं करेंगे, तो मूवी उस हिसाब से बहुत अच्छी लगेगी। बात बाकी अगर नॉर्मल वो इशारों से ही सब काम कर रहे हैं तो कितनी बेकार लगती है। जैसे हम टॉलीवुड मूवी देख लेते हैं, केले से कोई किसी को मार देता है, कोई फूंक से किसी को मार देता है, कोई मुंह से गोली रोक लेता है किसी में लगते टाइम, कोई हाथ से गोली रोक देता है, तो वो हमको लगता है कि अरे क्या बना दिया ये, क्या हमको लगता है ना, अरे ठीक है, मतलब कॉमेडी हो जाती है वो एक तरह से। तो एक बड़ा कोई स्टूडियो होगा जैसे एचबी है, पैरामाउंट है, हॉलीवुड का डिज्नी है, वो तो ऐसे हरकतें नहीं करेगा ना तो उनको तो स्मूथनेस चाहिए अपने वर्क में। फिर आता है इंटीग्रेशन, शुड हैव इंटीग्रेशन कैपेबिलिटी विद ए वाइड रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर यूज आर डिफरेंट जॉब लाइक रियल, एक्टिवएक्स, स्नोएक्स, फ्लैश, क्विक टाइम, फोटोशॉप एंड अदर एप्लीकेशन। यानी कि आप जब कोई वीडियो बनाओगे तो उसका जब वीडियो बहुत हैवी बन जाएगा तो उसको इंटीग्रेशन करने के लिए आपके पास सॉफ्टवेयर होने चाहिए। यानी कि उसकी जैसे लेंथ बड़ी होगी, मान के चलिए 100 GB की उसकी फ़ाइल है कोई, अगर आपको कंप्रेस करनी है तो उसको छोटी करनी। ठीक है, क्विक टाइम में ये चीज़ होती है कि उस चीज़ को हम किस तरह रेंडर कर सकते हैं। फोटोशॉप का आपका इतना पावर होना चाहिए। ओल्ड वर्जन तो अब लेटेस्ट चीज़ों को झेल ही नहीं पाएंगे। जो पहले फ़ोटोशॉप आता था, अगर किसी ने देखा हो तो किसी दुकान पर, तो अब जो लेटेस्ट वर्जन फ़ोटोशॉप का आया है वो हर कैमरे के फ़ोटो को सपोर्ट कर सकता है, एडिट कर सकता है। पुराने फ़ोटो में क्या था, अगर हैवी कोई फ़ोटो आ जाए तो वो उस चीज़ को हैंग कर देगा पूरे सॉफ्टवेयर को। बट अब क्या है, सपोज़ जैसे मान के चलिए आपके पास मोबाइल है, अगर पुराना अपडेट वर्जन है तो हैंग होता है, अगर कोई नया अपडेट वर्जन आता है तो फीचर्स आते हैं उसके साथ, तो उसमें आप HD वीडियो चला सकते हैं। पहले हो सकता था HD वीडियो ना चले, उसमें 500 MB से ज़्यादा की वीडियो नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये सारा एक प्रोसेस होता है उसके अंदर कि किस तरह उस चीज़ को हम एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके अंदर हम कितने फीचर्स दे सकते हैं अपने पब्लिक को। ठीक है, कि वो किसी भी सिचुएशन में अपनी चीज़ों को रनिंग करता रहे। ठीक, उसके बाद डिलीवरी, शुड बी एबल टू डेवलप वन पीस ऑफ कंटेंट ऑफ डिलीवरी एंड डिफरेंट मीडिया प्लेयर। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आप एक बार में, अब मान के चलिए आपके पास 100 फ़ोटो हैं, आप ऐसा तो है नहीं ना आप एक एक करके अपना फ़ोटो एडिट करें। आप चाहते हो कि मैं सब फ़ोटो, आप मान के चलिए आपके पास फ़ोन है, ठीक है, और आपका फ़ोन एक दिन में एक फ़ोटो दिखाए गैलरी में, तो आपको कैसा लगेगा? ठीक है, तो आप बस गैलरी पे क्लिक करते हैं तो आपके पास काफ़ी सारे फ़ोटो आ जाते हैं। तो वहीं डिलीवरी टाइम में जब आप कोई अपने सॉफ्टवेयर को कोई डाटा डिलीवर करते हो, उस टाइम उसके पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो अच्छे से काफ़ी फाइलों को एक साथ डाल सके। यूज़र फ्रेंडली, शुड बी द स्टेट मोस्ट वर्सटाइल एंड हैव द मोस्ट प्री बिल्ड मॉडल्स। यानी कि आपके पास यूज़र फ्रेंडली नेस होनी चाहिए उसकी सॉफ्टवेयर की। अगर आपका सॉफ्टवेयर ऐसा है कि कोई चीज़ हैवी है और वो चीज़ आप उसको डाल रहे हो, उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, आपको मैं बता दूं कि नोकिया 1600 अगर आपके हाथ में दे दिया जाए तो आपसे उससे यूज़र फ्रेंडली होगे नहीं ना। क्योंकि हो सकते हो कि थोड़ा बहुत हो जाओ कि आपको फ़ोन करने की ज़रूरत हो, बट आपको व्हाट्सअप चलाने की ज़रूरत होगी, फेसबुक चलाने की ज़रूरत होगी, इंस्टाग्राम। तो आज की डेट में तो ये काफ़ी अच्छी लत लग चुकी है इन फ्यूचर में लोगों को। तो अब 1600 पे तो कोई इतना जाने नहीं वाला। ठीक है, तो वही चीज़ होती है कि आप अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करें। प्री बिल्ड होना चाहिए आपका मॉडल, जो कंप्यूटर वगैरह है या सॉफ्टवेयर है, यानी कि नया अपडेट वर्जन में होना चाहिए। ठीक है, और क्लाइंटेल क्या होता है कि शुड हैव एप्लीकेशन फॉर
इंस्ट्रक्शन, डिज़ाइनर, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, ट्रेनिंग, डेवलपर एंड अदर। इसमें यह है कि आपके जितने भी वर्कर होते हैं, जो भी आपके क्लाइंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, डेवलपर होते हैं, ट्रेनिंग टाइम में उनको किस तरह ट्रेनिंग दी जाती है कि आप इस काम को इस तरह कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कोई अगर कंपनी में किसी बंदे को बिठा दिया जाए और उसको कोई एरर आ जाए तो वो सॉल्व ना कर पाए। तो सब्जेक्ट बहुत मैटर करता है एक्सपर्ट्स के थ्रू कि किस हिसाब से वो उस चीज़ को ले रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो समझा रहा है कि नहीं आपका सॉफ्टवेयर ऐसा है, तो आप उस तरह से आपको डील कीजिए, आपको अपग्रेड करना है। अगर आपका फ़ोन अपग्रेड ना हो तो आपका फ़ोन फ्रेंड बोलता है कि मेरे में तो ये, और आप दोनों का फ़ोन सेम हो, तो बोले कि मेरे में तो अपग्रेडेशन आ गई है इस वाले उसकी, तेरे में नहीं आई, मेरा तो इतना स्मूथ चल रहा है, ये फीचर आ चुके हैं। तो तुम सोचोगे चलो यार मैं भी करता हूँ, ठीक है। तो हो सकता है आपके में कोई वीडियो नहीं चल रही हो, तब आप फ़ोन अपडेट कर लो तो वो वीडियो आपकी प्ले हो जाए। तो ये भी एक चीज़ हो सकती है उस चीज़ में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके असाइनमेंट्स हैं जो कि आपको करने हैं। तो पहला है व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर टूल्स, और दूसरा है आपका व्हाट इज़ इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर टूल एंड व्हाट इज़ 3D एडिटिंग सॉफ्टवेयर टूल। तो मैं ये आपको डिस्क्राइब कर ही चुका हूँ आपकी असाइनमेंट में, उसमें पीपीटी में, कि ये क्या होते हैं। व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर टूल, व्हाट इज़ इमेज एडिटिंग टूल्स, सॉफ्टवेयर टूल्स, व्हाट इज़ 3D एडिटिंग, यानी कि सॉफ्टवेयर टूल्स क्या के, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर टूल क्या होते हैं, इमेज को एडिट करने वाले सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, 3D मॉडलिंग करने वाले सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। तो आई होप आप इनको इजीली कर लोगे, ठीक है। आई होप कि आपने पिछला असाइनमेंट भी इजीली कर लिया होगा। एंड चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।